हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की इज़। हमें घटते हुए क्रम में इस पूरी डेटा हायरार्की को रखना है। तो इसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है डेटा सेव करने की, उसे बोलते हैं बिट। बिट जो होती है वो सिर्फ एक बिट को स्टोर करती है, या तो ज़ीरो या फिर वन। इसमें आप एक ही वैल्यू रख सकते हो, या तो ज़ीरो या फिर वन, और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते। जब हम 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ये 8 बिट का मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, इसे बोला जाता है बाइट। और डेटा हायरार्की में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप हमेशा कैसे डेटा की बात करोगे, जो कि एक एक्सेल के अंदर सेव है इस तरीके से। ये ही सोच के, इस टेबल को ही सोच के आपको पूरा का पूरा ये आंसर देना है। जब इस एक सेल में हमें पूरा डेटा रखना है, मान लेते हैं किसी का नाम है नेहा। अब आपको पता है आस्की के अंदर एन कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं, एच कैसे लिखते हैं और ए कैसे लिखते हैं। तो ए को लिखा जाता है 65 पे 01, 128 वाला 0, 64 वाले पे 1 लिखेंगे, 32 0, 16 0, 8 0, 4 भी 0, 2 भी 0 और 1। ये हो गया हमारा 65, जिसमें हमें सिर्फ 7 बिट के अंदर लिखना है, इसलिए मैं इस एक ज़ीरो को यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आस्की में इस तरीके से ए लिखा जाता है, और वैसे ही ये पूरा का पूरा नाम एक एक बाइट के अंदर कन्वर्ट होके इस तरीके से बन जाएगा। इस पूरे को हम बोलेंगे एक फील्ड। फील्ड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 8 ही बिट को रखोगे, है ना। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमें इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करनी है, और ये सारा डेटा इस एक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। और जब हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा डेटा लें, जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल है, उसका रोल नंबर भी है, उसका नाम भी है, उसका फादर नेम भी है, उसके मार्क्स भी हैं, जब उसका पूरा का पूरा एक सेट ले लेते हैं, उस टेबल में एक पूरी रो ले लेते हैं, उसे बोला जाता है रिकॉर्ड। तो फील्ड से बड़ा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड के बाद हम इस पूरी एक फ़ाइल की बात कर रहे होते हैं। ये पूरी टेबल जो है उसे हम एक फ़ाइल बोल रहे हैं, और जहाँ पे इस टेबल को हम सेव करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल ऑफ टेबल हम स्टोर करके रखेंगे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे बोला जाता है डेटाबेस। यहाँ पे करेक्ट हायरार्की क्या हो जाएगी, सबसे पहले बिट, देन बाइट, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। सेकंड ऑप्शन में देखो बाइट इन्होंने पहले दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिट जो होता है वो छोटा होता है बाइट से, और हमें ये घटते क्रम में लिखना है, इसलिए सबसे पहले हम डेटाबेस रख रहे हैं, और बाइट जो है वो बिट से पहले आएगा। इस वाले में इन्होंने क्या किया, फाइल पहले रख दिया और रिकॉर्ड बाद में रखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे इन्होंने फाइल को सबसे आगे रख दिया और फील्ड और रिकॉर्ड को बाद में रख दिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। आप इसको टेबल की तरह सोच के करोगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब चाहे वो डिसेंडिंग में पूछे, असेंडिंग में, मतलब बढ़ते क्रम में पूछे, तो ये क्वेश्चन आप एकदम सही कर दोगे। बस आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है वो किस वे में पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है OLE अ माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। नॉर्मल इसकी फुल फॉर्म पूछी है हमसे OLE की। ओवरले लिंकिंग एक्सचेंज, ऑनलाइन लिंकिंग एम्बेडिंग, ऑनलाइन लर्निंग एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो OLE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट को लिंक करना और उसको जोड़ के रखना किसी प्रोग्राम में, एम्बेड करना मतलब उसके साथ में अटैच कर देना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इस वर्ड का आप ध्यान रखना, हम बहुत बार यहाँ पे ओवरले से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने ऊप्स में ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, लिंक कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ एम्बेड कर रहे हैं, या उसे किसी के साथ में एम्बेड करेंगे। ठीक है, OLE का फुल फॉर्म ये होता है, आप एकदम अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मैथ्स के अंदर देखो 3 तरीके होते हैं किसी भी मैथमेटिकली इक्वेशन को दिखाने के लिए, जिसमें ये नोटेशन जो आप देखते हो, यहाँ पे एक ऑपरेंड होगा, उसके बीच में एक ऑपरेटर होगा और फिर दूसरा ऑपरेंड होगा। इसे बोला जाता है ऑपरेंड, और इसे बोला जाता है ऑपरेंड 2, और ये है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर को
ऑपरेट होने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है और बीच में हम इस ऑपरेटर को रखते हैं। इस तरीके से अगर हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसे बोला जाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। और हम लगभग हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ इस ही एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। बट 2 और एक्सप्रेशंस होती हैं, वो इतनी पॉपुलर नहीं है हमारे लिए। एक होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स मतलब पहले, जब आप मल्टीप्लाई पहले रखो और ए और बी इस तरीके से लिखोगे, ये होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दूसरी बात, अगर आप ए और बी दोनों ऑपरेंड पहले लिखो और बाद में उसका ऑपरेटर आप मेंशन करोगे, इसे बोला जाता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पोस्ट फिक्स, इन फिक्स और इन सबको एक्सप्रेशंस का रिजल्ट निकालने के लिए, ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बट रिजल्ट निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है स्टैक। इन फिक्स से पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स से हमें कैसे इन फिक्स में आना है, इन फिक्स में कैसे हम प्री फिक्स में जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर हैंडल करते हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। सोल्व करने का तरीका, आप एक स्टैक बना लो। स्टैक की क्वालिटी क्या होती है, या तो फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक की होती है। इसका एक ही एंड ओपन होता है, यहीं से डेटा एंटर करेंगे और यहीं से डेटा बाहर निकालेंगे। इसमें रखना क्या है आपको, इस स्टैक में आपको ऑपरेटर रखने हैं और ऑपरेटर को भी आपको प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है। ऑपरेटर में भी प्लस और माइनस इनकी सेम पावर होती है, इन दोनों में हम कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हैं और ये ऑपरेटर हमेशा स्टैक में नीचे रहेंगे। इनको हम किसी मल्टीप्लाई ऑपरेटर के पहले नहीं कर सकते, ये हमेशा स्टैक में नीचे की तरफ ही हम रखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड से, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर पहले काम में लिए जाते हैं, इनको पहले एग्जीक्यूट करना होता है। और बाकी चीज़ें हम अब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या आया है, ए को हम बाहर रखेंगे, फिर आया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को हम स्टैक के अंदर रख देंगे। देन आया बी, तो बी को हम स्टैक से बाहर यहाँ पे क्यू में लगा देंगे। और देन आया प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर की पावर मल्टीप्लाई से कम होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई को तो बाहर निकाल देंगे, इसे हम इस स्टैक से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और प्लस ऑपरेटर को इस स्टैक के अंदर अब रख देंगे, है ना। अब इसको अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके नीचे कोई भी हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हमने नहीं रखा। अब आगे क्या आया, देन आया सी को हम यहाँ रखेंगे। देन आया डिवाइड। देखो, डिवाइड का प्रेसिडेंस पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, इसलिए उसे हम प्लस के ऊपर रख सकते हैं। देन आया डी, और डी के बाद देखो अब कोई भी एक्सप्रेशन पूरी हमारी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम इनको 1 बाय 1 बाहर निकाल लेंगे दोनों ऑपरेटर को। तो बाहर निकालने का भी कैसे होगा, सबसे पहले डिवाइड रख देंगे और फिर हम प्लस लगा देंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड प्लस, ये एक्सप्रेशन हमारी होती है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसमें देखो, हर ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरीके से आपको स्टैक की सहायता से हर बार पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री टी हैव एन लीफ नोड। कंप्लीट मतलब या तो उस नोड के बच्चे होंगे तो दोनों होने चाहिए, अदरवाइज़ आप एक बच्चा उसका नहीं रख सकते, है ना। चाइल्ड जो होता है वो एक नहीं रख सकते, ये अलाउड नहीं है। और इस तरीके से राइट चाइल्ड भी अलाउड नहीं है, दोनों ही आपको लगाने पड़ेंगे। और या फिर उसका चाइल्ड बनाओ मत, उसको लीफ नोड की तरह ट्रीट करो कि उसके कोई चाइल्ड नहीं है। ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसमें ये बोल रहा है कि n लीफ नोड है, उसके लीफ नोड कितनी है, n। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नोड्स विद द डिग्री ऑफ 2 इन ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आप क्या करो, एक छोटी ट्री बनाओ और उसको कैलकुलेट करो, फिर आपका जो आंसर निकल रहा है आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है n लीफ नोड है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 4 लीफ नोड है, 1 2 3 4।
एन लीफ नोड के बाद में कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे जिनकी जो डिग्री है वो 2 होगी। तो डिग्री क्या होती है, जैसे ये कोई नोड है, इस नोड की डिग्री क्या है, इसकी देखो एज कितनी निकल रही है, 1 और 2, इसकी डिग्री है 2। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी कोई भी चाइल्ड नहीं है, कोई भी इससे एज कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये लाइन कनेक्ट नहीं है, तो 0। इसकी डिग्री कितनी है, इससे देखो एक ही नोड यहाँ पे हम नीचे लेके आ रहे हैं, एक ही एज कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री है 1। ये बोल रहे हैं इस ट्री में 2 डिग्री होनी चाहिए, ऐसे कितनी नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम एक बार इस ट्री को पूरा करेंगे। देखो इस दोनों चाइल्ड का ये हो जाएगा पेरेंट, इन दोनों चाइल्ड का पेरेंट हो जाएगा ये। अब हम इन दोनों चाइल्ड को भी एक पेरेंट से कनेक्ट करेंगे। इनकी कैलकुलेट करना शुरू करो, जिनकी डिग्री 2 है। इस नोड की डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इनकी डिग्री है 0। और वैसे भी ये लीफ नोड है। 2 चाइल्ड वाले यहाँ पे कितनी नोड्स हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ जब 4 लीफ नोड होंगी तो 2 डिग्री वाली कितनी नोड है, 3। इसका मतलब अगर n हुए तो कितनी होगी, n-1। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है आप एक एग्जांपल और ले लिया करो, उससे आप चेक कर लो। यहाँ पे इस बार हम डिग्री बना देते हैं, यहाँ पे हम लीफ नोड बना देते हैं। यहाँ पे हमने 8 लीफ नोड बना दी, इन दोनों का एक पेरेंट, इन दोनों का भी पेरेंट, और इस तरीके से आप एक पूरी ट्री तैयार कर लो। देखो इनको कैलकुलेट करते हैं। 2-2 डिग्री वाली कितनी नोड हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 5 6 7। तो 7 ऐसी नोड्स हैं जिनकी डिग्री 2 है। फिर इसमें लीफ नोड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 8 हैं लीफ नोड। ये क्वेश्चन में ये ही पूछ रहा है कि अगर आपके पास n लीफ नोड हैं तो आपके 2 डिग्री वाली नोड्स कितनी होंगी। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, n-1 होंगी, है ना। ये n थी और ये n-1। तो ऐसे ट्री वाले क्वेश्चंस में आपको जहाँ पे भी डाउट लगे, है ना, क्योंकि ये 2n-1 2n n/2 n, तो आप क्या उस क्वेश्चन को करके देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। हमने जो केबल्स करी थी नेटवर्क में, उसमें से ट्विस्टेड पेयर के बारे में क्या एक लाइन यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। जो ट्विस्टेड पेयर है उसमें 2 वायर होती हैं, दे आर टिपिकली ट्विस्टेड, मतलब आपस में उनको ट्विस्ट किया हुआ होता है। इन्हें हेलिक्स होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ दिखता है ट्विस्टेड पेयर में, ये होता है टू रिड्यूस इंटरफेरेंस बिटवीन द 2 कंडक्टर। अब ये हम इस वायर को ऐसे मोड़ते क्यों हैं, ताकि एनवायरनमेंट में अगर कोई इंटरफेरेंस है तो वो इस वायर को कम अफेक्ट करें। अगर ये वायर्स ऐसे होंगी तो वो क्या डायरेक्ट ही बाहरी जो व्यवधान होते हैं उनसे ये डेटा इफेक्टेड हो सकता है, इस वजह से हम इसको ट्विस्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज इन केबल टीवी CATV फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सिग्नल। तो देखो टीवी सिग्नल के लिए हमने बात की थी कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ नहीं करते। टीवी सिग्नल के अंदर एक वायर होती है जिसमें एक सॉलिड वायर दिखेगी आपको, और एक ही वायर होती है ये, इसके अंदर एक ही मोटी सी वायर निकली हुई होती है, और इसका जो पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही सिक्योर होता है। ये आपने टीवी केबल के अंदर देखा भी होगा, एक ब्लैक कलर की मोटी वायर आती है, उसका नाम होता है कोएक्सियल केबल। तो ये स्टेटमेंट डाउटफुल है। डेटा रेट इज डिटरमाइंड बाय वायर थिकनेस एंड लेंथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो डेटा रेट होता है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कम से कम वो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कितनी थिक है, कितनी मोटी है, और उसकी लेंथ मतलब कितनी दूरी तक हम लेके जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट भी हम उसको कनेक्ट करते हैं, डिजिटल डेटा भी इसमें सेंड करते हैं, साथ में एनालॉग डेटा भी सेंड करते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा है, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि ऑप्शन नंबर 2 टीवी सिग्नल में हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है स्टार्ट का नेक्स्ट और फिर उसका भी नेक्स्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन। देखो स्टार्ट क्या है यहाँ पे, ये है लिंक लिस्ट और स्टार्ट होता है लिंक लिस्ट की हेड नोड। हेड नोड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे एक होता है पॉइंटर, और पॉइंटर क्या सेव करता है, किसी अदर नोड का एड्रेस। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे स्टार्ट पे जाते ही वो हमें इस नोड पे यहाँ भेज देगा। अब यहाँ इस नोड पे आने के बाद इसकी हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे नेक्स्ट नोड है इसके अंदर भी पॉइंटर होता है अगली नोड तक पहुँचने का। तो जब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे ये हमें इस पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे पहुँचा देगा। अब ये बोल रहा है कि आप इसके भी नेक्स्ट पे चले जाओ, मतलब हम इस नोड से भी इसके नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ भी पॉइंटर है और ये पॉइंटर हमें अगली नोड का एड्रेस बताएगा और हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे। और अब आप जिस नोड पे हो उसकी आप इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दो। अभी हम किस नोड पे हैं, इस वाली नोड पे। इसकी इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या है 128 और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में होगा पॉइंटर जो कि अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उसका इसने एड्रेस रख रखा होगा। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, इंफॉर्मेशन है यहाँ पे 128, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आप हवा में मत करना, इसको पॉइंट आउट करते ही आप क्या करो, आप भी अपनी जो लिंक लिस्ट है उसमें आगे आगे मूव करो, देन आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो इसने 130 भी दिया है, मतलब आपको वो इस नोड तक भी लेके जा रहा है, आपको वो पहली नोड तक भी लेके जा रहा है और फर्स्ट नोड पे भी रख रहा है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा कि हम एग्जैक्ट नोड तक पहुंच के अपने आंसर तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटा सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 33, y की वैल्यू दे रखी है अभी कुछ नहीं है y में और z में भी कुछ नहीं है, मगर आएगा क्या, इनमें इंटीजर वैल्यू आएगी। ये तीनों ही क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है कि आप z के अंदर x को प्लस प्लस करो और फिर उसके अंदर ऐड कर दो 17 को, इसे बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। देखो दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं, या तो आप प्लस प्लस को उस वेरिएबल के आगे लगा दो, इसे बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। एक उस वेरिएबल के बाद में आप क्या करो, प्लस प्लस लगाओ, जिसे बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें आप पहले प्लस करोगे देन आप ए की वैल्यू को यूज़ करोगे। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले आप वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करो देन आप उसको इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ पे भी यही बात है, हम x की वैल्यू को पहले यूज़ करेंगे। x की वैल्यू है 33, हम इस 33 को यहाँ रखेंगे, रखने के बाद में हम 33 को एक प्लस वैल्यू कर देंगे, है ना, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब ये एक नंबर से ही इंक्रीमेंट होगी। और इसको अगर मैं बड़ा करके लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप या तो ऐसे लिख दो या फिर x प्लस प्लस ऐसे लिख दो। अब ये हो जाएगा 34, बट हमने जो यहाँ पे वैल्यू रखी है उसमें हम 17 को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 50। अब 50 वैल्यू को हम z में लिख देंगे, तो z के अंदर कितनी आ गई 50। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, प्लस प्लस z, प्लस प्लस z का मतलब आप z की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करोगे और फिर इसको यूज़ करोगे। आगे की एक्सप्रेशन माइनस प्लस प्लस x, ठीक है। तो हम यहाँ पे z की 50 वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको पहले इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 से बढ़कर 51। अब हम इस 51 वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे प्लस प्लस x,
देखो ये भी प्री इंक्रीमेंट है, पहले आपको इंक्रीमेंट करना है, देन आप x की वैल्यू को यूज़ करोगे। x में अभी है क्या 34, तो ये हो जाएगा 35। अब हम इस 35 को यूज़ करेंगे, 51 में से 35 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 16 और 16 को हम y के अंदर रख देंगे। ये पूछ रहा है आप x को भी प्रिंट करवाओ, y को भी प्रिंट करवाओ, z को, तो हमें इस सीरीज़ से ही प्रिंट करवाना होता है। कई बार हम यहाँ पे इसे इग्नोर कर देते हैं और जिस वे में हम खुद लिखते हैं ना वहाँ से आंसर दे देंगे, बट ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, z पहले प्रिंट करवा सकता है, y बाद में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका भी आप ध्यान रखना। बट यहाँ पे कंटिन्यू है x y z, तो हम इन तीनों की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू है 35, y की वैल्यू है 16 और z की वैल्यू है 51। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो PHP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और अपाचे भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ये दोनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर A। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनके बारे में पढ़ रखा है तो वो डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। तो नए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ओपन सोर्स है तो वो कौन कौन से हैं, आप है ना उनकी लिस्ट बना के रखा करो। और जब हम अपाचे को पढ़ रहे थे उस टाइम हो सकता है हम थोड़ा इग्नोर कर दें, बट ये नाम इस तरीके से पूछ लेता है कि PHP ओपन सोर्स है, अपाचे भी ओपन सोर्स है। अब अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता तो आप गलत क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WDMA? वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, वाइड डिजिटल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, वाइड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, वेवलेंथ डिजिटल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है WDMA में हम वेवलेंथ का डिवाइड कर देते हैं ताकि मल्टीपल लोग इसे एक्सेस कर सकें। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी होती है FDMA और एक होती है TDMA। ये तीनों ही नाम आप ध्यान रखना। W का मतलब होता है वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। और TDMA में हम क्या करते हैं टाइम का डिवीज़न करते हैं। एक पूरे टाइम को हम सब प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हर कोई प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम मिल सके। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्डर नेम ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है, आप एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो, देन आप अगली प्रोसेस पे जा रहे हो, और जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी देन आप नेक्स्ट पे जाओगे, इसे पूरा करोगे देन नेक्स्ट पे जाओगे, और वापस आने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। ठीक है। और ये पूछ रहा है कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका एक अदर नाम क्या होता है। देखो स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल में आप इस तरीके से प्रोसेस को लेकर बार बार उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। वाटरफॉल एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और प्रोटोटाइप मॉडल में ये होता है कि आप पहले ओरिजिनल मॉडल नहीं बनाते, आप उसका एक प्रोटोटाइप मतलब एक डेमो बना लेते हो। जब अगर वो सही आउटपुट देगा तो हम उसका ओरिजिनल मॉडल भी बना लेंगे। रैड मॉडल भी लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल नहीं है, ये तो रैपिड एक्सेस डेवलपमेंट मॉडल है, मतलब इसमें तो डेवलपमेंट की प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हालांकि ये काम करता है लीनियर की तरह, बट वो एक अलग डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का अदर नाम है वाटरफॉल मॉडल। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।